आइए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दोस्तों नमस्कार। आप सभी का अध्ययन आईएएस के YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज आप सभी के समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर्स एंड एप्लीकेशन एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेजिस्टेंस और साथ में लगा दिया मैंने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक वर्ड है और ये जिस किसी के बाद जाएगा तो वो स्पेसिफिक क्वांटिटी को डिफाइन या बताता। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कही गई तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ से थर्मल लगा देते तो थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता। अब मैं यहाँ एयर लगा देता तो एयर रेजिस्टेंस हो जाता। तो बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या है, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, फर्स्ट व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के तरीके हैं दो। नंबर वन आपका है क्वालिटेटिव। नंबर दो है क्वांटिटेटिव। Means you can define any physical quantity in the two way. First way is that what is the quality of particular physical quantity. किसी भी physical quantity की क्या क्वालिटी है। दूसरा वो किस क्वांटिटी में डिफाइन किया गया है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाहें तो क्वालिटी में क्या होगा, ऑब्स्ट्रैक्शन, ऑफर बाय कंडक्टर और मटेरियल इन द फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल करंट। क्वालिटेटिव की बात की जाए तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। ये आपकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। तो रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस के बिहेवियर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी जो क्या कह रही है, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। ये यहाँ पर एक क्या है, कांस्टेंट है। ये आपका एक कांस्टेंट है। और जब ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिमेन्स अनचेंज्ड होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड होगा, कभी बदलेगा ही नहीं। जब कभी नहीं बदलेगा तो V बाई आई का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और जब ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, नहीं चेंज हुआ, नहीं बदला, तो यहाँ पर आइडियल कंडीशन होगी कि जब ये रेशियो कांस्टेंट होगा। एक्चुअली आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की थ्री प्रॉपर्टीज, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, थ्री इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट आपका जो बताया गया वो था केमिकल इफेक्ट। दूसरा बताया गया आपको हीटिंग इफेक्ट। तीसरा बताया गया आपको मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पर इन तीनों इफेक्ट्स की वन बाय वन हम चर्चा करते हैं, लेकिन हमें अभी इस टॉपिक से कोई विशेष चर्चा नहीं करनी है, हम बता रहे हैं केवल। तो अगर आप किसी कंडक्टर में, मान लीजिए ये कंडक्टर है AB और इसमें आप करंट फ्लो करा रहे हैं, किसी सेल के थ्रू जोड़ दिया गया,
तो इस कंडक्टर में क्या होगा, धीरे से करंट आई फ्लो करेगी तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या होगा, वो तो वर्क करेगा ही करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, ड्रिफ्टेड होंगे, तो वो टकराएंगे भी आपस में, तो उनसे क्या होगा कि लॉस ऑफ एनर्जी होगा, और वो लॉस ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर आएगा, तो वायर गर्म हो जाएगा। जब वायर गर्म हो जाएगा तो ये जिस कंडीशंस पर बताया गया है कि ये ऐसा होगा, उसमें एक आपका टेम्परेचर है। जब ये टेम्परेचर फिक्स नहीं होगा, जब ये टेम्परेचर फिक्स नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये रेशियो कैसे कांस्टेंट हो सकता है? सीधी बात है, इसीलिए कहा जाता है कि R = V/I तभी होगा जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो और दूसरा उसका फिजिकल स्टेट्स को कांस्टेंट रखा जाए। उसमें आपका यहाँ पर हम उसकी लेंथ की बात करते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। तो अब जिन परिस्थितियों पर, जिन कॉन्सेप्ट्स पर ये एक स्टैटिक हुआ, कांस्टेंट हुआ, वो उनमें से एक टेम्परेचर है, लेंथ है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो टेम्परेचर फिजिकल स्टेट्स हुआ। और इसको जब कांस्टेंट रख करके, अनचेंज रख के देखा गया, तो ये आपको एक ग्राफ के थ्रू कांस्टेंट मिलता है। और ग्राफ आपका जब बनेगा तो ये आपका यहाँ V हो गया, ये I हो गया, ये ग्राफ मिला R का, ठीक है, रेजिस्टेंस का। ये इसी कंडीशन को कहा जाता है ओम्स लॉ कहते हैं। इसके लिए लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस वही है जो आपके लिए यहाँ पे बताई गई हैं, जो उसको फॉलो करना है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, फिजिकल स्टेट्स, लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन शुड बी कांस्टेंट। तब जा करके ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये थीटा होगा और ये स्लोप होगा। इस स्लोप को आप नाम दे देंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। द स्लोप इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स के फॉर्म में अगर देखा जाए, मैथमेटिकली देखा जाए, तो अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की लाइन स्ट्रेट लाइन होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मतलब आपका वो लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है। अब उसमें आपका इक्वेशन हो गया, ये चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप कैटेगराइज करना चाहते हैं रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस आपका 2 पार्ट में कैटेगराइज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो केवल उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस will be categorized in 2 part, number 1 and number 2। नंबर 1 हो जाएगा ओमिक, नंबर 2 हो जाएगा नॉन ओमिक। इसी को कहते हैं और भी लीनियर, और बोलेंगे स्टैटिक भी। इसको बोलेंगे नॉन लीनियर, डायनेमिक। तो इस तरीके से ये आपके इसके 3 नाम हैं, और इन्हीं पे बेस आपका कंडक्टर भी हो जाएगा। जो ओम्स लॉ का फॉलो करेंगे वो कहलाएंगे ओमिक कंडक्टर, ठीक है, और जो नहीं फॉलो करेंगे वो कहलाएंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। जिनका ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, वो ओमिक होंगे, लीनियर होंगे, स्टैटिक होंगे, उनका रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। उसके लिए कंडीशन एप्लीकेबल है कि उसका टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट
फिक्स होना चाहिए। और नॉन ओमिक के लिए कोई कंडीशन नहीं है, जो ओम्स लॉ का फॉलो ना करे नॉन ओमिक है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो टेम्परेचर तो बढ़ना स्वाभाविक है, तो सारे कंडक्टर नॉन ओमिक हो जाएंगे। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था। और वहाँ से अगर डिफाइन किया जाएगा तो आपको मिलेगा V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू V बाई आई। और अगर किसी कंडक्टर के टर्मिनल के एक्रॉस, अगर ये कंडक्टर है, ये आपका टर्मिनल है, इसके एक्रॉस यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए, करंट फ्लो I हो, ये आपका L हो, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका इधर होगा, इस तरीके से होगा। तो ओम्स ने बताया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इफ वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of any conductor, according to Ohm's law, if we apply the potential difference across the terminal of conductor, then applied PD will be directly proportional to the value of flowing current। मतलब अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और उसका टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखा गया, तो V प्रोपोर्शनल I होता है। ये ओम्स लॉ है। और V इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आ जाएगा IR, ये ओम्स लॉ है। और दूसरा जो है ये आपका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, ठीक है। और बैरियर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज ए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये हो गया। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई, ओम्स लॉ हो गया। और कुछ स्पेसिफिक ग्राफ का डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा नॉन ओमिक होगा। अगर आपको V वर्सेस I ग्राफ दिया जाता है और उसमें आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे स्ट्रेट लाइन ओमिक कंडक्टर की बात कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ये आपका ठीक है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये आपका PN जंक्शन डायोड का है, नॉन ओमिक है। ये ग्राफ आपका इलेक्ट्रोलाइट का है या टॉर्च बल्ब कह सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ आपका ट्रायोड वाल्व का है, टॉर्च बल्ब, ट्रायोड वाल्व। ये जो है कुछ स्पेसिफिक ग्राफ हैं जो नॉन ओमिक हैं। ऑल आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक रजिस्टर। क्लियर? तो ये हो गया। अब बात करें कि रजिस्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की सॉरी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। What is the resistivity? If you think about the resistivity, then what will be the resistivity? How we can set it? A specific resistance or resistivity, a specific resistance. और रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये आपका क्या होगा, जैसे इसको डिफाइन करने के लिए अगर हम बात करें, ये आपका एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने एक सेल से जोड़ दिया इस तरीके से। इसका ईएमएफ हो गया ई और उसका हो गया कि ये ई स्टैंड फॉर ईएमएफ मीन्स electromotive force. We discuss later. Here current I plus minus लेंथ हो गया L। तो क्या होगा कि अब इस कंडक्टर का जो एक टर्मिनल है जिसको हमने मान लिया A, दूसरे को मान लिया B, तो A है और B, अब यहाँ पर इनमें पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब ये प्लस है तो इसको मान लेंगे हाई एनर्जी, हाई, और ये मान लेंगे लो। तो इनमें जो है एक कॉन्सेप्ट होगा कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड +2 माइनस मानी जाती है ये। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी +2 माइनस वो ये होगी, इसको कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स अलाइंड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो होगा जब इस कंडक्टर को एक सेल के थ्रू जोड़ दिया जाएगा, जब इस कंडक्टर को एक सेल के थ्रू जोड़ दिया जाएगा तो सेल के थ्रू जोड़ने के बाद क्या होगा कि आपका इस कंडक्टर का एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा और इनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी जिसको कहेंगे EI। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो आपको होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल करने लगेगा। और जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी और ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। और इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर ये आप कंडक्टर का है, ये कंडक्टर का एरिया है और अगर हम बात करें तो इसके नॉर्मली अगर लाइन खींच दी जाए तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर आपकी करंट भी फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा करंट डेंसिटी का, जो आपकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है करंट डेंसिटी, जिसको हम J से दिखाते हैं इस करंट डेंसिटी को। तो करंट डेंसिटी क्या होता है कि रेशियो ऑफ द करंट टू द एरिया क्रॉस सेक्शन बेसिकली नॉर्मली। तो यहाँ पर J इज इक्वल टू I/A हो जाएगा करंट डेंसिटी। ये एक पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट प्रॉपर्टी है। करंट डेंसिटी इज द पॉइंट फंक्शन, पॉइंट प्रॉपर्टी एंड इट इज द रेशियो ऑफ द करंट फ्लोइंग टू द परपेंडिकुलर एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये हो जाएगा करंट डेंसिटी, ये हो गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जिसको हमने रो सिंबल दिया है, ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी। ये जो है इसकी डेफिनेशन है। बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द करंट डेंसिटी एंड
both are the vector quantity and its division is the, we got a scalar. So if you want to define what is it, then you know E is equal to V by L, potential difference upon length of conductor, और J is equal to I by A. अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो रो इज इक्वल टू मिलेगा V बाई L I बाई A, रो इज इक्वल टू V बाई L इंटू A बाई I, रो इज इक्वल टू V बाई I A बाई L, ये हो जाएगा। और यहाँ पर फिर जो भी बात है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रो इज इक्वल टू R A बाई L, सिंस R इज इक्वल टू V बाई I। तो ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और यहाँ से R इज इक्वल टू रो L बाई ए भी हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस का एक नया फार्मूला है, इस फार्मूले के कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं और उसको भी मैं बता रहा हूँ। और ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, इक्वल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंड इफ वांट टू गेट रो टी इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा टी, इस फार्मूले से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है, आप इससे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, डेंसिटी नहीं है, और अल्फा जो है आपका थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो ये था आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स क्या कैसे, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। बेसिकली दिस इज अ टॉपिक इट्स गोइंग ऑन एंड हियर वी एक्सप्लेनिंग सम मोर पॉइंट्स टू एलोबरेट एंड टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के लिए हमारा आगे का वीडियो देखना ना भूलें। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक बेहतर कंटेंट मिल सके। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स, फ्यू न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, व्हाट इज द न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड? बेसिकली न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को अगर हमें डिफाइन करना हो, बताना हो, तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद उसका जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ, जो कॉन्सेप्ट बना, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसी फार्मूले को मॉडिफाई यूटिलाइज करके अगर हम कोई न्यूमेरिकल अप्रोच बना लेते हैं, न्यूमेरिकल फार्मूला डेवलप कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है। फॉर स्ट्रॉन्गिंग योर फिजिक्स, यदि आप अपने फिजिक्स को मजबूत और अच्छा करना चाहते हैं तो फिजिक्स के बेसिक 3 पिलर्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो आपका पहला पिलर है थ्योरी, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी, तीसरा है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अगर आप इन तीनों पिलर्स पर बेसिकली स्ट्रॉन्ग हैं तो आपकी फिजिक्स कहीं से भी कमज़ोर नहीं होगी, आपकी फिजिक्स बहुत बेहतर और बहुत अच्छी होगी। तो उसी पिलर का ये थर्ड पार्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हम यूज़ कैसे करते हैं, बेसिकली उसका एप्लीकेशन क्या है, हाउ कैन यू यूटिलाइज, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट, हाउ कैन वी अप्लाइड हियर, बेसिकली अप्लाइड फिजिक्स। तो कम सी, आइए देखते हैं क्या है। हमने पढ़ा फार्मूला रो इज इक्वल टू R
ए बाई एल। हमने निकाला आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और आपको ये बताया कि रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और यह केवल डिपेंड करता है मैटर पर और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर की प्रॉपर्टी ये भी है और मैटर की प्रॉपर्टी है। कोई पतला वायर हो, कोई मोटा वायर हो, अलग अलग थिकनेस के वायर हो, उन सभी के लिए रो की वैल्यू एक जैसी होगी, नहीं बदलेगी। अगर कॉपर का वायर है, कोई 1 mm का है, कोई 2 mm का है, कोई 3 mm का है, कोई 4 mm का है, उन सभी के लिए रो की वैल्यू एक जैसी होगी। तो अगर इसको कांस्टेंट ले लें तो रो प्रोपोर्शनल एल आर प्रोपोर्शनल 1 बाई ए हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एल आर प्रोपोर्शनल 1 बाई ए हो गया। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे मिला। मीन्स इफ द अदर पैरामीटर्स कीप कांस्टेंट देन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब हो गया, अगर यहाँ पर एक वायर ये है और दूसरा वायर यहाँ पर हमने ले लिया ये इस तरीके से, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए लिया है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हमने ए बाई 2 ले लिया, इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ 2l है। तो दोनों के रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क होगा? तो अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मान लें कि इसका जो रेजिस्टेंस है आर है, इसका रेजिस्टेंस आर डैश हो गया। बाकी जो रो है दोनों के लिए सेम है, क्योंकि ये दोनों एक ही मैटर के हैं। दे आर सेम मटीरियल वायर, ये दोनों एक ही मटीरियल के वायर हैं, इनका मैटर अलग अलग नहीं है, सेम मैटर। तो अगर फाइंड करना है तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फर्स्ट हो जाएगा। R डैश इक्वल टू रो 2l बाई ए बाई 2 हो गया। तो R डैश इक्वल टू रो ऊपर चला जाएगा 4l बाई ए हो जाएगा। R डैश इक्वल टू हो गया 4 रो एल बाई ए हो गया। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। और यहाँ पर अगर R डैश इक्वल टू 4 रो एल बाई ए करते हैं तो ये देखिए ये वैल्यू R की है, तो R डैश इक्वल टू 4R हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आपने उसकी लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया, एरिया हाफ कर दिया, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। दूसरा ये है कि यहाँ से ही फाइंड करेंगे, अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ L हो, उसकी लेंथ को अगर हम अब n टाइम्स बढ़ा दें, n टाइम्स स्ट्रेच कर दें, तो एरिया जो है उसका मान लीजिए हो जाएगा ए डैश हो जाएगा। तो उसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा आर डैश वो क्या होगा? अगर यहाँ पर ये आपका एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है आर है, हमने इसी को खींच के n टाइम्स कर दिया, एरिया रिड्यूस हो गया। तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होगी, वो इसका मास। इसका मास कभी नहीं बदलेगा, इसका मास कंजर्व होगा, ठीक है ना। मास विल बी कंजर्व। इसका जो मास है, मास इज कंजर्व, ठीक है, मास इज कंजर्व। देन मास इज कंजर्व, देन व्हाट विल हैपन? m is equal to m dash, m equal to Vd, where V is the density, sorry V is the volume, D is the density, m dash equal to V dash t, डेंसिटी दोनों के लिए सेम होगी, तो V is equal to V dash हो जाएगा। Wire is always a cylinder, then A L A dash L dash A L ए डैश एल डैश वैल्यू क्या है? एन एल है। तो यहाँ पर लेंथ से लेंथ आपकी कैंसिल हो गई, ए इज इक्वल टू ए डैश एन हो गया। तो ए डैश न्यू एरिया ए बाई एन हो जाएगा। ये आपको नया एरिया मिल गया जो
मतलब उसी के टाइम्स में आपका एरिया घट गया, तो ए डैश की जो वैल्यू आ गई वो ए बाई एन हो गई, सिंपल। और आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और R डैश इक्वल टू रो L डैश बाई ए डैश सेकेंड हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, R डैश इक्वल टू रो L डैश एन एल ए डैश ए बाई एन, तो R डैश इक्वल टू रो एन स्क्वायर L बाई ए, R डैश इक्वल टू एन स्क्वायर रो L बाई ए, सिंस R is equal to rho L by A, then R dash equal to n square R। ये हो गया आपका एक फार्मूला कि R डैश इक्वल टू एन स्क्वायर R। मतलब अगर आप सेम वायर को खींच करके उसकी लेंथ को n टाइम्स कर देते हैं, उसका रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस का n टाइम्स हो जाएगा। अगर इसकी लेंथ को आपने 2 टाइम्स कर दिया तो 4 गुना, 3 टाइम्स कर दिया तो 9 टाइम्स, 4 टाइम कर दिया तो 16 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसी रेशियो में आपका एरिया घट रहा है। मतलब अगर आपने लेंथ को NL किया तो एरिया जो होगा वो A बाई एन टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। एरिया नया क्या होगा, A बाई एन, लेंथ ये होगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं और ये आपका फार्मूला है। इससे आप किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के सवाल को 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इससे न्यूमेरिकल से रिलेटेड संबंधित और भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप के सुझाव सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। सो one request, one suggestions, please subscribe this channel to get more updates. Thanks.